रीसेंट टाइम पीरियड में श्रीलंका एक इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकला है और इसमें श्रीलंका की हेल्प करने वाला इंडिया सबसे बड़ा इसका एक मेजर पार्टनर था। रीजन बीइंग वी नो कि यहाँ जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका इम्पैक्ट मेन लैंड पर आना ही आना है। डिस्पाइट दैट रीसेंट टाइम पीरियड्स में बहुत सारे फिशरमैन ऐसे हैं जिन्होंने श्रीलंकन सिक्योरिटी फोर्सेस को इवेड करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। इनफैक्ट श्रीलंका की नेवी ने यहाँ पर हमारे फिशरमैन पर फायर तक किया है। आखिर क्यों ये एक फिशरमैन इशू बार बार श्रीलंका की टाइज में आ जाता है? And despite us helping Sri Lanka again and again, why Sri Lanka doesn't assist us, why it doesn't help us in any manner? और अगर हेल्प करते भी हैं तो बस दिखाने के लिए कर दिया, बोल दिया थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, कुछ वर्ड्स बोल दिए, लेकिन दोबारा आप स्टैंड देखो तो एक असर्टिव ही रहता है ऑलवेज टुवर्ड्स द इंडियंस। चलिए जानते हैं आज इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप को। एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि साउथ एशिया की ये एक ऐसी कंट्री है जो कि बार बार इंडिया को डिच करती है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, वी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। फर्स्टली आप बैकग्राउंड देख ही रहे हो, दिस इज द सो कॉल्ड राम सेतु और द एडम्स ब्रिज। इसका हिस्टोरिकल या कल्चरल इंपॉर्टेंस आप जानते ही होंगे। तो येस, लंका वॉज कनेक्टेड ऑलवेज टू आवर कल्चर, टू आवर माइथोलॉजी, but in reality also more than 2000 years back our king Ashoka in around 300 BC had sent his son and daughter in Sri Lanka as ambassadors to spread Buddhism। तो यहाँ पर बुद्धिज्म से एक मेजर ब्रेकअवे आता है। Why? Because यही बुद्धिज्म पूरा श्रीलंकन लैंडमास अडॉप्ट करेगा और आज के टाइम पर आप जानते हो सिन्हाला बुद्धिस्ट आर इन मेजॉरिटी इन श्रीलंका। By the way, we need to remember these are the Aryan people here। इनका जो स्किन कलर है उसको देखकर आप बता सकते हो that the majority population in Sri Lankan landmass are these Aryans, these Sinhala Buddhists। But surprisingly एक टसल जो शायद हिस्ट्री में कहीं खो गई होगी, आर्यंस वर्सेस द्रविडियंस, ये आज श्रीलंका में चल रही है। Why? Because यहाँ पर जो तमिल्स हैं धीरे धीरे ये भी माइग्रेट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स। मतलब ये बहुत लंबा एक ग्रेजुअल माइग्रेशन होता है फॉर सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स, बिकॉज इनकी लोकेशन आप देखो बहुत स्ट्रैटेजिक है। यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का है नीचे की तरफ। तो नेचुरली पीपल विल माइग्रेट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, फॉर ट्रेड, फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। एंड हेयर दैट्स व्हाई देयर आर सिचुएटेड द सिलोन तमिल्स बेस्ड इनसाइड द जाफना पेनिनसुला ऑफ श्रीलंका। Now these Tamils, because they have migrated over thousands of years, that's why now they have become natives to Sri Lankan landmass। and इनके कुछ connections हैं, affinities हैं in Tamil Nadu across the Ram Setu, but moreover these are the Sri Lankans here। अब इसके कंपैरिजन में क्या होता है, देखिए अब कॉलोनियल एरा आता है, मिडीवल टाइम पीरियड तक चीज़ें ऐसी चलती जाती है। जैसे यहाँ के कुछ आइलैंड्स हैं, अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कच्छतीव आइलैंड है। इस टाइप के जो आइलैंड्स हैं ये कभी किंगडम ऑफ रामनाथपुरम के पास होते हैं जो यहाँ बेस था, या फिर कभी ये जाफना किंगडम के पास होते हैं, बट प्राइमरीली रिलेशनशिप इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। देन कम्स द कॉलोनियल एरा। अब ब्रिटिश आप जानते हो जब ये इंडिया पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे तो धीरे धीरे श्रीलंकन लैंडमास पर भी करेंगे, बिकॉज दिस विल बी द प्रोटेक्टिंग पोस्ट फॉर देम ऑफ देयर मेन कॉलोनी। अब जब ये यहाँ पर आएंगे तो ये सेम पॉलिसीज लाएंगे जैसे ये इंडियन लैंडमास में क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। हमारे यहाँ ये डिवाइड एंड रूल प्ले होगा बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और यही श्रीलंका में प्ले होगा बिटवीन दीज तमिल्स एंड दीज सिन्हालास। नाउ दीज तमिल्स आर अ माइनॉरिटी बट दे आर अ लिटिल एजुकेटेड सॉर्ट ऑफ पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड। तो इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और कंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। देखो जब इंडिपेंडेंस आ जाएगी 1948 में, तब सिन्हालास को क्या लगेगा कि ये तमिल्स इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स की हेल्प की है, सो नाउ लेट्स जस्ट नॉट गिव देम a majority, a prominence in our polity, in our economy, let's just exclude these people। उसके साथ एक और इशू आता है, ये सिलोन तमिल्स हैं लेकिन इसके साथ साथ एक और तमिल्स यहाँ पर आते हैं। बाय द वे एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए एग्जाम जस्ट आज से 1 साल बाद है, वैसे तो उससे पहले आ जाएगा। आपके पास कुछ ही टाइम बचा है टू प्रॉपरली एंड स्ट्रक्चरली प्रिपेयर।
देखिए, आपको प्रीलिम्स से पहले अपना पूरा जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए फाउंडेशन बैच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट टू फ्रॉम एक्सपीरियंस टीचर्स। ये जितने भी टीचर्स आपको दिख रहे हैं, सबका एक्सपीरियंस 15-15 साल का है, एंड दे आर एबल टू क्लियर योर एवरी डाउट इनसाइड क्लास। तो आप इस फाउंडेशन बैच को देख सकते हो। ये करोल बाग में इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच है। इसका सेम हिंदी वर्जन मुखर्जी नगर में भी चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हो हेवी डिस्काउंट है, और इसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर आप अभी इस सिचुएशन में दिल्ली नहीं आ सकते हो तो आप प्रयागराज सेंटर पर भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर सेम फाउंडेशन बैच हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है। इन तीनों बैचेस में हमने स्पेशल ध्यान रखा है कि आपके एसए की प्रिपरेशन एंड सीसैट की प्रिपरेशन साथ में ही हो जाए, बिकॉज सीसैट प्रीलिम्स के लिए आपके लिए डिफाइनिंग है और एसए मेंस में आपके लिए एक डिफाइनिंग पाथ ब्रेकर होगा। इट कैन मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन डेफिनेटली। और इसके साथ साथ हमने इसमें करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट किया है, क्योंकि चाहे जीएस पेपर 2 हो 3 हो, करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से अपनी एग्जाम में वैल्यू एडिशन कर सकें और कुछ मिस आउट ना करें इवन प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट आता है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें और क्लियर करनी हो, फ्लड ऑफ मटेरियल्स में आप कंफ्यूज होते हो, तो आप एनी टाइम अपने ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके मेंटर से बात कर सकते हो, कोई सेशन ले सकते हो डाउट क्लियरिंग का, और आपके एजुकेटर्स के साथ भी आपका रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा। तो इन सारी कोर्सेज के लिए या फिर इन जनरल अपनी प्रिपरेशन के लिए आप एक प्रोफेशनल काउंसलिंग लेने के लिए भी इन सेंटर्स पर विजिट कर सकते हो। और कोर्सेज के बारे में और इंक्वायर करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, तो बस लिंक पर क्लिक कर देना। बाकी अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए इंटरेक्टिव इनोवेटिव फॉर्मेट में, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, अगेन जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो नाउ। देखो, श्रीलंका का जो पूरा लैंडमास है, दिस इज अ ट्रॉपिकल लैंडमास एक्सेप्ट फॉर दीज हिल्स इन द सेंटर हियर, इन द सेंटर साउथ। बाकी पूरा लैंडमास एक प्लेन लैंडमास है। तो यहाँ थोड़ा सा हिली एरिया है और यहाँ चाय के बागान है, टी प्लांटेशंस है राइट सिंस द ब्रिटिश टाइम पीरियड। जैसे हमारे यहाँ असम में थे, वैसे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने आकर टी प्लांटेशंस लगाए। अब इनको टी प्लांटेशंस के लिए चाहिए रहेगा सस्ता मजदूर, और वो मजदूर कहाँ से आएगा? भारत से आएगा, और मोर प्रोमिनेंटली यहाँ तमिलनाडु से आएगा। अब ये मजदूर यहाँ पे आता है, 100-200 साल यहाँ पर टिक पाता है श्रीलंका के अंदर ब्रिटिश टाइम पीरियड पर। इसको आप कहते हो इंडियन तमिल्स, जो यहाँ कैंडी के प्लांटेशन में रहता है। ये जो तमिल है, ये बेचारा इंडेंचर्ड लेबर है, ये बेचारा मजदूर है, ये पुअर है, ये अनएजुकेटेड है, इसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और इसको टारगेट करना कहीं ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ जो भी सिन्हालास का फ्रस्ट्रेशन था तमिल्स के लिए, वो निकला इन बेचारे इंडियन तमिल्स की तरफ ज़्यादा। जब श्रीलंका एज अ कंट्री यहाँ पर आया तो इंडियन तमिल्स को इन्होंने सिटीजनशिप से ही एक्सक्लूड कर दिया। सिटीजनशिप के लॉज ही इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, इतने टफ बना दिए कि ये बेचारे तमिल्स तो यहाँ पर सिटीजनशिप ले ही नहीं पाएंगे। अब देखो, उस टाइम पीरियड पर इसका पैरेलल ड्रॉ करो इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया में यहाँ पर नेहरूवियन लीडरशिप थी उस टाइम पर। इवन दो either you agree with the Nehruvian leadership or you do not agree, either you think कि इन्होंने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं और इंडिया को इम्पैक्ट किया है लॉन्ग रन में, either you think that they have been visionary. In either way, ये बात तो माननी पड़ेगी that despite partition, this leadership and our overall nationalist at that point of time period, they were very accommodative of all the interest, but इसी accommodation का कहीं ना कहीं मिसयूज किया जाएगा। देखो, हम अपने इंटरनल डिफरेंसेस और अपने सारे सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन के लिए अकोमोडेशन को प्रैक्टिस करेंगे, बट विल ऑल्सो लुक टुवर्ड्स दीज इंडियन तमिल्स विथ अ लॉट ऑफ सिंपैथी। तो शुरुआत में तो ऑल्दो हम इनके लिए इतना ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं ले पाएंगे, बट द नेहरूवियन लीडरशिप विल कंटिन्यूसली पुट प्रेशर ऑन द श्रीलंकन पॉलिटिशियंस कि भैया इनके लिए भी कुछ कर लो। अब चाइना का वॉर होता है, इंडिया चाइना वॉर 1962, देन नेहरू मर जाते हैं, देन कम्स द शास्त्री, एंड लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर एक बहुत ही ब्रेव स्टेप लेते हैं बाय द साइनिंग अप ऑफ श्रीमावो शास्त्री पैक्ट। Now this was between the heads of these two countries, India and Sri Lanka.
आप इस फैक्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करना, जितने भी यहाँ पर इंडियन तमिल्स हैं उसमें से ज्यादातर इंडिया प्रॉमिस करता है कि ठीक है भैया 5 लाख इंडियन तमिल्स को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, इनको वापस भारत भेज दो। आप बताओ आज के टाइम पीरियड में या उस टाइम पर भी 1947 में क्या कोई कंट्री ऐसी हुआ करती थी जो ये मानती थी कि नहीं नहीं 200 साल पहले मेरे यहाँ से गए होंगे तो मैं इनको एब्जॉर्ब करूंगा। आज के टाइम पीरियड में ये हाल है कि 1970s में जो लोग आए थे असम के अंदर, उनको बांग्लादेश अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं है, और ये भी मानने को रेडी नहीं है कि बहुत सारे इलीगल सिटीजन्स वहां से हमारे यहाँ आए हैं। कोई यहाँ पर हेल्प नहीं करता, बट वी डिड। एंड यहाँ देखो आप नंबर कितना डिस्प्रोपोर्शनेट है। हमने बोला हम 5 लाख इंडियन तमिल्स को यहाँ पर एब्जॉर्ब करेंगे, और श्रीलंका ने बोला कि ठीक है हम इनमें से 52,000 को यहाँ पर सिटीजनशिप दे देंगे। डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एंड दैट शोड द अकोमोडेशन ऑफ इंडिया। बट कहीं ना कहीं आप देखो साउथ एशिया में इस अकोमोडेशन का मिसयूज भी किया जाता है, बिकॉज ज्यादातर कंट्रीज को एक ट्रोमा है, दैट इज अ हिस्टोरिक ट्रोमा। ये ब्रिटिश एक्सपीरियंस की वजह से है, शायद ये हमारी गलती नहीं है, बट ब्रिटिशर्स ने जो भी साउथ एशियन कंट्रीज में किया है उसकी वजह से ये ट्रोमा आता है। देखो ब्रिटिश के टाइम पीरियड में इंडिया एक ज्वेल क्राउन हुआ करता था ब्रिटिश एम्पायर का। अब इस ज्वेल क्राउन को मेंटेन करने के लिए ये जो आसपास के एरियाज हैं, जैसे आज का बर्मा वाला एरिया, आज का श्रीलंकन लैंडमास, यहाँ पर ये ऐसी पॉलिसीज लगाते थे जिससे कि इनका रूल इंडिया में मेंटेन करने में इजी हो जाए। इनका जो ज्वेल है विक्टोरियन क्राउन का, ये इनके पास रहे, एंड दैट्स व्हाई दीज कंट्रीज वर ऑफन वेरी फ्रस्ट्रेटेड टुवर्ड्स अस। और ये ट्रोमा आप हिस्ट्री के बाद, आप इंडिपेंडेंस के बाद भी यहाँ पर देखा करते हो, और ऐसे ही कुछ होता है। देखो धीरे धीरे यहाँ पर सिन्हालास जो हैं वो अपने स्टैंड को चेंज नहीं करते, वो अब सीलोन तमिल्स की तरफ को भी टारगेट करने लगते हैं। सिन्हालाज ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इनसाइड श्रीलंका। अब ऑफिशियल लैंग्वेज एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मैटर है जो कहीं पर भी एक नेशनलिज्म की वेव ला सकता है। यही चीज़ आप बांग्लादेश में भी देखते हो। ईस्ट पाकिस्तान में आप इसकी कोरोलरी ड्रॉ कर सकते हो। जब वेस्ट पाकिस्तान ने बोला कि हम सिर्फ उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, हम बंगला लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, तो ये बंगला लैंग्वेज की रिकॉग्निशन की वजह से बोलते हैं कि देखिए हम अपना खुद का बांग्लादेश बनाएंगे, वी वांट अ डिफरेंट कंट्री बिकॉज वी आर अ डिफरेंट लैंग्वेज, वी आर अ डिफरेंट कल्चर। हेंस तो लैंग्वेज आपकी कल्चर को डिफाइन करती है, और जब सीलोन तमिल्स को भी आप तमिल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर अकोमोडेट नहीं करोगे तो ये लोग भी धीरे धीरे प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। पहले प्रोटेस्ट पे उतरेंगे, फिर इनके ऊपर गवर्नमेंट एक्शंस लेगी, उसके बाद यही लोग धीरे धीरे एक वायलेंट जनरेशन में यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे जब इनको एजुकेशन के और लाइवलीहुड के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी। ऐसे ही धीरे धीरे इंसर्जेंसी फैलती है, आप कहीं पर भी देखो दुनिया में। एंड दैट्स व्हाई इसके बाद यही लोग धीरे धीरे एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जिससे पूरा गेम चेंज हो जाता है, एंड दैट वाज LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। अब ये श्रीलंकन गवर्नमेंट से लड़ने लग जाते हैं प्रभाकरन की लीडरशिप के अंदर। ये सब चल ही रहा होता है। मीनवाइल श्रीलंका के जो रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ भी धीरे धीरे डिफाइन होने लगता है, क्योंकि देखो ये पूरा साउथ एशियन लैंडमास पहले ब्रिटिशर्स के पहले आने से पहले कभी नेशनलिज्म को नहीं जानता था। यहाँ बस राजा होते थे, रजवाड़े होते थे, और पुराने टाइप पीरियड की पॉलिटी होती थी। यहाँ भी यही होता था। अब इस टाइम पीरियड में बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती थी, बहुत फ्लेक्सिबल होती थी, तो यहाँ भी यही सीन था। तो ये जो कचतीव आइलैंड था, यहाँ पर कभी रामनाथपुरम के किंगडम का कंट्रोल, कभी जाफना का कंट्रोल। अब जब ब्रिटिश टाइम पीरियड आया तो दोनों लैंडमास एक ही कॉलोनियल पावर के अंदर, तो अगेन डिफरेंसेस नहीं आए। लेकिन बाद में जब 60s 70s में इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये इशू आने लगा कि भैया हमारी कोई मैरिटाइम बाउंड्री है या नहीं है। ठीक है, जमीन पर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग हो, वहां पर लैंड बाउंड्री डिलिनेटेड है, लेकिन आपके पास का मैरिटाइम नेबर, उसके साथ समुद्री सीमा मैरिटाइम बॉर्डर भी तो डिलिनेट करनी पड़ेगी भैया। दैट्स व्हाई इसको डिलिनेट करने के लिए हमने सोचा कि ठीक है, कचतीव आइलैंड की ओनरशिप को साफ साफ डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर कचतीव आइलैंड आता किसके अंदर है। नहीं तो आप मैरिटाइम बाउंड्री कैसे डिसाइड करोगे अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये जो बीच में आइलैंड यहाँ पे फंस रहा है ये किसकी लीडरशिप के अंदर आता है, ये कौन सी कंट्री के अंदर आता है, ये श्रीलंका के अंदर आता है, कैसे इंडिया के अंदर आता है, तब आप बाउंड्री ठीक से डिसाइड नहीं कर सकते। और इसके लिए इंडिया को उस टाइम पीरियड पर, स्पेशली इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर ये लगा कि देखो यहाँ पर हमें इस आइलैंड पर राइट्स को कंसीड कर देना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये
कि 70s में हम ऑलरेडी 1971 में एक बड़ी वॉर खेल चुके थे पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के क्रिएशन को हम यहाँ पर हेल्प कर चुके थे। अब इस वजह से यूएस हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था और इसका सीधा सीधा फायदा श्रीलंकन्स भी हमेशा से उठाते थे। दीज आर वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर पीपल अनलाइक दी पाकिस्तानीज। ये हमेशा यूएस को बुलाते थे उस टाइम पीरियड में इंडिया को बैलेंस करने के लिए, एंड दैट टू इन आवर ओन बैकयार्ड कॉल्ड दी इंडियन ओशन। दैट्स वाई हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी और इनसिक्योरिटी भी होती थी। अब उस टाइम पीरियड पर इंदिरा गांधी को लगा कि हर तरफ से हम झगड़ा स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले ही यूएस एक मौका ढूंढ रहा है इंडियन ओशन रीजन में आने के लिए, तो इन्होंने सोचा कि ठीक है इस आइलैंड को इनको दे देते हैं। एक और यहाँ पर फैक्टर होता है एंड दैट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर्स। उस टाइम पीरियड पर श्रीलंका में एक फीमेल लीडर थी मिसेस श्रीमावो बंदरनायके, श्रीमावो नहीं है मिसेस बंदरनायके। अब ये जो बंदरनायके थी ये भी 1970s में श्रीलंका को बड़ी स्ट्रांगली रूल कर रही थी और जैसे यहाँ पर इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी भारत में वैसे इन्होंने भी यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी थी। तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी थी, इक्वेशंस थी वो बहुत अच्छी थी। उसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक ब्लंडर कर दिया। यहाँ जो तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस थे इनके कंसर्न्स को इग्नोर कर दिया। देखो उस टाइम पीरियड पर इंडिया के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के कंसर्न्स को इग्नोर करना एक कॉमन बात थी। आपको ये लगेगा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है बट दिस इज ट्रू, दिस इज द फैक्ट। दैट्स वाई आप देखो प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक रिलेशनशिप में भी डिस्क्रिशनरी पावर्स ऐसी बहुत सारी चीजें थी। तो दैट्स वाई इनके कंसर्न्स को इग्नोर कर दिया। अब ये आइलैंड हमने 1974 के श्रीलंका के साथ एक अग्रीमेंट से कच्छतीव आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। ऑल्दो हमने अपना एक स्टैंड रखा कि देखो भैया हमारे फिशरमैन हैं, यहाँ तक फिशिंग करने आते हैं तो हम इनको नेट्स ड्राई करने का राइट यहाँ पे देते हैं और इन आइलैंड्स पर हमारे फिशरमैन आज भी फिशिंग कर सकते हैं। बाकी पूरे आइलैंड का जो टेरिटोरियल कंट्रोल है वो तुम अपने पास रख लो, कोई बात नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। अब यहाँ श्रीलंका और स्मार्टली रोल प्ले करेगा। अब मिसेस बंदरनायके कुछ साल बाद, एक दो साल बाद और इंदिरा गांधी से इसको बातचीत करती रहेंगी और फाइनली 1976 में एक फाइनल कंक्लूडिंग अग्रीमेंट होता है इस मैटर पर, जिससे कि इंडियंस और इंडियन फिशरमैन के लिए अपने फिशिंग और नेट्स ड्राई करने के भी राइट्स फाइनली सरेंडर कर दिए जाते हैं। अब ये भी हमारे फिशरमैन को नहीं मिलते। अब उस टाइम पीरियड पर इससे कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ा नहीं क्योंकि 70s 80s में ही जैसा आप जानते हो पैरेलल लिट्टे की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, और इन्होंने पूरे श्रीलंका को यहाँ पर जला के रखने की कसम खा ली। एंड दैट्स व्हाई दीज पीपल वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद देयर ओन फाइटिंग विद द एलटीटीई। अब यहाँ पर ये सब चल रहा था लेकिन डिस्पाइट दैट श्रीलंकन गवर्नमेंट यहाँ पर बच डाउन करने के लिए तैयार नहीं थी कि थोड़े बहुत एटलीस्ट तमिल्स को कंसेशंस दे दे। अब क्योंकि ये कंसेशंस नहीं दे रहे थे और क्योंकि ये लोग बाय एथनिसिटी तमिल्स हैं तो ये यहाँ पर सीक आउट करेंगे हमारे तमिल नॉर्दर्न नेबर्स को और फिर हमारी पॉलिटी पर इसका इम्पैक्ट पड़ने लग जाएगा। दैट्स वाई ये लोग राजीव गांधी के टाइम तक आते आते 84-85 तक आते आते इंडियन गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने लग जाएंगे। इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। आज के टाइम पीरियड में अगर बांग्लादेश में हिंदूज पर इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका भी जो प्रेशर है वो इंडियन गवर्नमेंट पर पड़ता ही पड़ता है क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर्स बोलने लग जाते हैं कि आप हमारे खुद के हिंदुइज्म इंडिया में राइज हुआ लेकिन उसके बावजूद हम आसपास की कंट्रीज में हिंदू माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो पड़ता है बॉस। अब यहाँ ये प्रेशर बढ़ता जा रहा था और वहाँ श्रीलंकन गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाती जा रही थी। इन्होंने यहाँ पर जाफना को पूरा 80s तक आते आते ब्लॉकेड कर दिया। ना यहाँ पर खाना भेजते थे ना यहाँ पर फ्यूल भेजते थे। बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी जैसे आज के टाइम पीरियड में आप इजराइल की देखते हो। जैसे इजराइल ने गजा में यहाँ पर बिल्कुल एक टाइट ब्लॉकेड लगा रखा था, एयर का, वाटर का, कहीं से कुछ सप्लाईज नहीं जा सकते। अब ऐसी सिचुएशन जब होती है तो एक फेमाइन टाइप की सिचुएशन हो जाती है, लोग भूखे मरने लग जाते हैं। और हमारे तमिल्स ये सब देख रहे थे, इन्हीं के तमिल भाई बंधु इसी के अक्रॉस इन्होंने राजीव गांधी पर प्रेशर डाला। राजीव गांधी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन तो थे नहीं, ऑफ कोर्स उनको लेगेसी में ये सब चीजें मिली, तो यहाँ पर ये एक जल्दबाजी में ऑपरेशन करते हैं विच वाज ऑपरेशन पूमलाई। अब पूमलाई के अंदर ये फूड पैकेट्स को ड्रॉप करते हैं हेलीकॉप्टर से नीचे। अब जैसे ये फूड पैकेट्स को ड्रॉप करते हैं तो यहाँ श्रीलंका में बैठी सरकार थोड़ी सी कंसर्न्ड हो जाती है कि अब इंडिया हमारे मैटर्स में इंटरफेयर करने लग गया है। पहले तो हम यूएस के सामने बस चिल्लाया करते थे कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, अब तो रियल में इंटरफेयर कर रहा है, अब क्या करे भैया। तो अब ये आके राजीव गांधी से बात करते हैं कि आप यहाँ पर क्या चाहते हो। तो राजीव गांधी जो इनके इस टाइम पर लीडर थे, जयवर्धने सर,
इनके साथ बातचीत स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले इनको ये बोलते हैं कि देखो तुमने शुरुआत से गलती की है, श्रीलंकन्स ने कभी भी तमिल्स को ऑटोनॉमी नहीं दी, अपने जाफना पेनिनसुला में इनको खुद की एक सेल्फ गवर्नेंस रन करने के लिए कभी नहीं दिया। दैट इज द मेजर इशू बॉस। अगर आप इनको अपनी खुद की ऑटोनॉमी दे दोगे, जैसे हमने मिजोरम को दी, हमने नागालैंड को दी, तो ये लोग अपने आप थोड़े टाइम में शांत हो जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि तुम बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट स्टैंड रखते हो और ऑटोनॉमी देने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करते हो। देखो ऐसा नहीं था कि श्रीलंकन्स को ये पता नहीं था कि इसका आंसर ऑटोनॉमी में है, लेकिन 1980s तक आते आते एक ट्रस्ट इशू भी हो गया था। सिन्हालास को ये लग रहा था कि अब मैटर इतना ज़्यादा बढ़ गया, अगर वो यहाँ ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे तो ये लोग तमिल्स इस ऑटोनॉमी का मिसयूज करेंगे और फिर यहाँ पर एक सेपरेट कंट्री की डिमांड कर देंगे कि भैया हमें स्टेट मिल गया, हमें एक सेपरेट कंट्री दे दो। ये इंडिया के साथ भी हुआ है खालिस्तान के मैटर में। हमने पंजाब बनाया 1960-67 में। अब इसके बाद ये लोग खालिस्तान के डिमांड पे चले गए कि अब तो हमें भैया सेपरेट कंट्री ही चाहिए, क्योंकि इनको पंजाब इजीली मिल गया। दैट रिमेन्स एन इशू हियर। और यहाँ क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट था, यूएस का सपोर्ट था, तो बहुत हद तक ये लोग इसको आगे भी लेकर गए। लेकिन ऑफकोर्स इंडियन मशीनरी जो है वो बहुत मास है, तो टिक नहीं पाए वास्ट मशीनरी के सामने। बट दैट वॉज द कंसर्न और दैट्स वाई ये कुछ नहीं करते हैं। अब जब राजीव गांधी इनके सामने ये चीज़ें पुट फॉरवर्ड करते हैं, तब जयवर्धने को थोड़ा सा बच डाउन करना पड़ता है और तब श्रीलंका और इंडिया में एक अकॉर्ड साइन होता है, जिसको इंडो श्रीलंका अकॉर्ड कहते हैं, 1987 का। इसमें बोला गया कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट लेकर आओगे और उसके थ्रू आप जाफना को एक सेपरेट प्रोविंस का स्टेटस दोगे अपनी ही कंट्री के अंदर, और ये प्रोविंस अपनी सेल्फ गवर्नेंस खुद करेगा, जिससे तमिल्स की डिमांड सेटिस्फाई होगी। लेकिन जयवर्धने का कंसर्न ये था कि भाई साहब हम इनको दे देंगे ये सब और उसके बाद भी ये हमारे खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो वहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि लिट्टे को हम मनाएंगे, प्रभाकरन से जाकर इंडिया बात करेगा कि तुम अपने जो वेपन्स है उसको छोड़ दो, क्योंकि तमिल्स की जो डिमांड है वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ ये एक बहुत बड़ा आप देखो स्टेटमेंट था कि किसी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम मनाएंगे। देखो इंसर्जेंसी जिस भी मैटर की वजह से स्टार्ट हुई हो, एक बार जब इंसर्जेंसी किसी जगह पर स्टार्ट हो जाती है ना, तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं। हो सकता है एलटीटीई को वेस्टर्न कंट्रीज ने सपोर्ट किया हो सकता है एलटीटीई को अलग अलग जगहों से सपोर्ट मिल रहा है और इनका एक नेटवर्क बन जाता है। एक बार ये वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं तो इतने वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं कि इतनी आसानी से वो सब चीज़ें आप खत्म नहीं कर सकते। यही हुआ, हमारी आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पे उतर जाती हैं, जिनको हम IPKF बोलते हैं, पीस कीपिंग के लिए सॉर्ट ऑफ। लेकिन ये जाके एलटीटीई को मनाते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करती है। एलटीटीई बोलती है भगो यहाँ से, हम नहीं अपने वेपन्स छोड़ रहे। यहाँ साथ साथ जयवर्धने एक मास्टर स्ट्रोक खेल देते हैं। देखो यहाँ जियो पॉलिटिक्स और ये सारे जो डिसीजंस है ये गेम ऑफ चेस की तरह ही चलते हैं, आपको बहुत ही स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यहाँ श्रीलंका की लैंडमास में इस तरफ कैपिटल है अपनी कोलंबो। अब ये बोलते हैं कि माई बाप मेरा कोलंबो में जो राष्ट्रपति आवास है वहाँ पर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं और घेरा कर लिया है। अब क्योंकि ये इंडो श्रीलंका अकॉर्ड की वजह से घेरा हुआ है, लोग मुझे मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, तो माई बाप एक काम करो, ये इंडियन फोर्सेस से बोलते हैं कि कोई बात नहीं माई बाप, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। जाफना में मेरी जो श्रीलंका की आर्मी खड़ी है उसको मैं अपने राष्ट्रपति आवास को और कोलंबो को सिक्योर करने के लिए बुला लेता हूँ, और एक काम करो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपकी IPKF तो यहाँ पधारी हुई है तो आप जाफना चले जाओ। अब यहाँ राजीव गांधी का दिमाग नहीं चमकता, बिकॉज अगेन आप जानते हो ही इज नॉट अ सीजन्ड पॉलिटिशियन लाइक जयवर्धने, ही इज नॉट अ क्लेवर मास्टर स्ट्रोकर। अब क्या होगा, IPKF यहाँ जाफना में उतर जाती है और LTTE को ये लगता है लेड बाय प्रभाकरन कि भैया IPKF उतर गई हमसे लड़ने के लिए, तो ये अब एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। IPKF शुरुआत में कोशिश करती है कि LTTE को मनाए, जब नहीं मानते तो एक वॉर स्टार्ट हो जाता है। पहले जो वॉर श्रीलंका में और श्रीलंकन गवर्नमेंट में और IPKF में था, LTTE में था, अब वो वॉर IPKF वर्सेस LTTE हो जाता है, इंडिया वर्सेस आपके तमिल्स हो जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखो यहाँ पे, एक तरफ हमारा जो इंडिया है वो अपनी फोर्सेस से तमिल से फाइट कर रहा है इसी जगह पे, दूसरी तरफ ये जो तमिल्स हैं ये भाग भाग के इंडिया की तरफ ही रेफ्यूज ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं, ऑल्दो उनको पता है कि इंडिया ही LTTE से फाइट कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ के जो तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस हैं, जो तमिलनाडु के लोग हैं, ये इन लोगों को सपोर्ट करते हैं और बहुत बार ये सपोर्ट, मटीरियल सपोर्ट, फंड्स का सपोर्ट, बहुत बार इनफैक्ट अलग अलग चीज़ों का सपोर्ट आता है
जिससे कि एलटीटीई के पास ये सारी चीजें पहुंचती हैं। मतलब एक तरफ हमारे तमिल्स एलटीटीई को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी आर्मी एलटीटीई से फाइट कर रही है। दैट्स व्हाई इंडिया वाज वेरी बैडली एम्ब्रॉयल्ड इन दिस एंटायर पॉलिटिक्स ऑफ श्रीलंका। और इतना काफी नहीं था, जयवर्धने ने उस टाइम एक और मास्टर स्ट्रोक खोला। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इतना सब कुछ तो किया, लेकिन उसके साथ साथ ये पीछे पीछे एलटीटीई के लीडर प्रभाकरन से नेगोशिएट करके जाते हैं और इनको ये बोलते हैं कि देखो मैंने तो इंडिया को मना किया था, इंडिया जबरदस्ती इस वॉर में घुसा है और इंडिया की ही मर्जी थी कि लिट्टे को खत्म करना है। तो एक काम करते हैं माई बाप, मैं और आप एक हो जाते हैं, हम पहले लड़ रहे थे, अब हम एक हो जाते हैं, श्रीलंका प्लस लिट्टे वर्सेस इंडियन आर्मी। और यहाँ इस सारी चीजों के चलते चलते हमारी आर्मी लूज करने लग जाती है। ऑफ कोर्स ये टेरेन हमें जाना पहचाना तो है नहीं, तमिल तो यहीं बड़े हुए हैं, यहीं पैदा हुए हैं, हमें ढूंढ ढूंढ के मार देंगे। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड लूजिंग हियर। हमारी इतनी कैजुअलिटीज हुई कि राजीव गांधी को इन प्रेशर यहाँ पर इंडियन आर्मी को वापस बुलाना पड़ता है, और जब वापस बुलाते हैं तो ये एक डिफीट हो जाती है। लेकिन किसी भी पॉलिटिशियन को ऐसे मैटर में डिफीट एक्सेप्टेड नहीं होती। देखो यूएस जैसी बड़ी कंट्री इन्हीं मैटर्स की वजह से अफगानिस्तान में तालिबान से हारी है और वियतनाम में वियतकॉन्ग फोर्सेस से हारी है, लेकिन ये भी बहुत टाइम तक वहां पर लंबे टिके हुए थे। बिकॉज एक एडमेंट नेचर होता है, एक पॉलिटिशियन हमेशा जिद्दी होता है, जो अपनी जिद पे अड़ा रहता है कि नहीं मैं इस वॉर को जीतते रहूंगा। तो दैट्स वाई जब यहाँ पर नए इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो राजीव गांधी जी 1990-91 में इलेक्शंस में ऐसी स्पीचेस देने लग जाते हैं एक दो बार कि अगर मैं जीतता हूं तो मैं दोबारा श्रीलंका में आईपीकेएफ को भेज दूंगा और दोबारा लिट्टे को खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब ये इसको पॉलिटिकली भजाने की कोशिश कर रहे थे सेम इशू को, लेकिन ये ऐसा नहीं जानते कि ये सेम स्पीचेस आपके प्रभाकरन भी सुन रहे होंगे और इनको लगेगा कि अब अगर राजीव गांधी आ गया तो हम तो गए। तो ये यहाँ पर एक एलटीटीई का सुसाइड बॉम्ब प्लान करते हैं कि अब तो हम राजीव गांधी को खत्म करके रहेंगे। और फाइनली दैट्स वाई तमिलनाडु में ही पेरुम्बदूर के पास में जब राजीव गांधी अपना इलेक्शन यहाँ पर रैली कर रहे थे, उस टाइम पीरियड पर इनके ऊपर एक सुसाइड बॉम्ब अटैक होता है। एक धानु नाम के एलटीटीई की मिलिटेंट होती है, वो अटैक कर देती है। तो इससे ऐसा होता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हम खो देते हैं एंड इसके बाद हमको एक मेजर लर्निंग मिलती है। देखो लर्निंग क्या है, किसी और के जो भी यहाँ पर झगड़े होते हैं उसमें कभी भी इंटरफेयर मत करो। आप देखो इंडिया ने बहुत केयरफुल अपनी फॉरेन पॉलिसी रखी थी हमेशा से, शुरुआत से, जब से 1947 इंडिपेंडेंस मिली तब से। हमारी लीडरशिप उस टाइम पीरियड पर बोलती थी कि भाई साहब हम नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी हैं और हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भी स्टार्ट किए और हम इसको खुद इसके सबसे बड़े प्रोपोगेंट हैं। अब ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता था कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर यूएस और सोवियत यूनियन जब लड़ाई करेंगे उस टाइम पीरियड पर अगर इंडिया इन दोनों में से किसी की भी साइड ले लेगा तो कोल्ड वॉर आ जाएगा सीधा साउथ एशिया में। हम जिसकी भी साइड लेंगे उसकी ऑपोजिट साइड पाकिस्तान ले लेगा, श्रीलंका ले लेगा, बांग्लादेश ले लेगा। एंड दैट्स वाई फिर हम इन झगड़ों में इतना एम्ब्रॉयल्ड हो जाएंगे कि हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। भैया डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी गरीबी थी उस टाइम पर, इतनी ज़्यादा इलिटरेसी थी, वो ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये झगड़े करना? सो दैट्स वाई वी वर वेरी क्लियर। लेकिन श्रीलंका में इस रूल को हमने ब्रेक किया था बिकॉज ऑफ द तमिल प्रेशर और उसकी लर्निंग भी इंडिया को मिली। इसके बाद से इंडिया अपनी यहाँ पर पॉलिसी अपनाता है, नो हैंड्स इन श्रीलंकन पॉलिसी, वी विल हैव नो हैंड्स एंड नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। हम यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। इस चीज़ को हमने यहाँ पर मेंटेन किया 1990s में भी और अर्ली 2000s में भी। इसका फ़ायदा बिल्कुल इंडिया को मिला। इनफैक्ट इंडिया को चाहे मिला ना हो, लेकिन हमारे जो तमिल फिशरमैन थे ना उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला। देखो होता क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि राजीव गांधी विड्रॉ कर देंगे तो यहाँ श्रीलंका में सब कुछ शांति हो जाएगी। अब यही श्रीलंकन गवर्नमेंट और एलटीटीई दोबारा एक दूसरे से फाइट करने लग जाएंगे और फिर सिविल वॉर कंटिन्यूड होगा। अब इस सिविल वॉर के टाइम पीरियड पर एक लीडर आएंगे, महिंदा राजपक्षे, नाम आपने सुना ही होगा। नाउ दिस राजपक्षे हैज़ अ वेरी टफ स्टैंड ऑन दिस सिविल वॉर और ये बहुत टाइम पीरियड तक इनसे फाइट करते हैं और 2000s तक जाते जाते इनको ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं। प्रभाकरन भी मारे जाते हैं बहुत जल्दी 2006-07 में और पूरी दुनिया इसको टीवी पर देखती है उस टाइम पीरियड पर। अब जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तब हमारे तमिल के जो फिशरमैन हैं ये बड़े स्मार्ट है। ये क्या करेंगे, देखो कच्छतीव आइलैंड पर श्रीलंका की ओनरशिप है कब से, मैंने आपको सिखाया 1970 से, लेकिन यहाँ सिविल वॉर चल रहा है, अंदर सब बिजी हैं
और सिक्योरिटी पर्पस की वजह से जाफना के तमिल फिशरमैन को यहाँ इनकी कोस्ट पर फिशिंग अलाउड नहीं होती, क्योंकि श्रीलंका की आर्मी डरी हुई है कि अगर इनको फिशिंग अलाउ करेंगे तो ये कूद के फांद के इंडिया से हेल्प ले लेंगे, दूसरे बाहर के मालदीव्स वगैरह पे पहुंच जाएंगे। तो दैट्स वाई ये इनके फिशरमैन फिशिंग एक्टिविटी को मना कर देते हैं और इनका ध्यान यहाँ इस तरफ जाता नहीं है। तो हमारे तमिल फिशरमैन क्या करते हैं, हमारी साइड की मैरीटाइम बाउंड्री में बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े जो ट्रॉलर्स होते हैं, इनको ले आते हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर फिशिंग करते हैं और सारी हमारी साइड की मच्छियों को ख़त्म कर देते हैं। कैसे करते हैं भैया, देखो बॉटम ट्रॉलिंग में क्या होता है, एक सी का बेड है पूरा, नीचे तक आप पूरा ट्रॉल कर देते हो, जैसे एक क्रेन से आप मिट्टी को उठाते हो पूरा और पूरा उसको मिट्टी को आप एक तरीके से पूरा एक पोटहोल बना देते हो, वैसे ही पूरा ये मलबा पूरे सी बेड का उठाकर, चाहे फिशिंग हो, चाहे यहाँ पर ऑक्टोपस बैठा हो, चाहे प्लांट्स हो, बॉटम ट्रॉलिंग की प्रैक्टिस फिशिंग के लिए इतनी डेंजरस होती है कि वो पूरे ओशन को बर्बाद कर देती है, पूरे समुद्र को खत्म कर देती है। अब ये हम अपनी साइड पे करते हैं, बाद में क्या होता है, हमारी साइड की मच्छियां खत्म होने लग जाती हैं, लेकिन हमको चाहिए होता है पैसा, प्रॉफिट, तो हम बाउंड्री क्रॉस करने लग जाते हैं और फिर कच्छतीव आइलैंड के आसपास भी हम यही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। अब 2006-07 तक तो बढ़िया काम अच्छा चल रहा होता है हमारा और मस्त प्रॉफिट्स होते हैं और एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है तो कोई बात नहीं भैया, होने तो बाद में देखी जाएगी, अभी तो अपना पेट पल रहा है। दिस वॉज गोइंग ऑन। अब व्हेन दिस वाज गोइंग ऑन, सडनली क्या हुआ, सिविल वॉर खत्म हुआ। अब सिविल वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद जो तमिल फिशरमैन थे श्रीलंका के, उनकी रिस्ट्रिक्शंस पर यहाँ पर खत्म हो गया। अब ये जो जाफना के फिशरमैन थे, इन्होंने सडनली देखा, अरे यहाँ तो इंडियन फिशरमैन लगे हुए हैं। अब इनको रियलाइज हुआ कि बॉटम ट्रॉलिंग की प्रैक्टिस से हमारे फिशरमैन के लिए तो भैया कुछ बचा ही नहीं है, तो हम क्या करें। अब ये श्रीलंकन गवर्नमेंट को प्रेशर करने लग जाते हैं कि हमारे लिए कुछ, हमारा पेट पालने के लिए कुछ छोड़ोगे आप या नहीं छोड़ोगे। तो इनका पेट पालना था, तो अब क्या करती है श्रीलंकन सिक्योरिटी फोर्सेस, श्रीलंकन नेवी यहाँ पर कच्छतीव आइलैंड के आसपास बहुत हेवीली उतरती है। जब भी हमारे फिशरमैन इस तरफ आते हैं तो अब उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, उनके वेसल्स श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर लेती है। बड़े बड़े वेसल्स होते हैं बॉटम ट्रॉलिंग के लिए, बहुत ही महंगे आते हैं ये जहाज। अब उसके बाद ये इनके वेसल्स ऑक्यूपाई कर लेती है, उसके बावजूद हमारे श्रीलंकन इंडियन फिशरमैन नहीं सुधरते, तो ये इनके ऊपर गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब बुलेट चलाना स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई मरेगा, तो यहाँ पर हमारे फिशरमैन मरना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये इंडिया वर्सेस श्रीलंका इशू तब से फ्रिक्शंस चलते जा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये पूरा सिविल वॉर का ही एक रिपरकशन है, बस एक अलग तरीके का रिपरकशन है। अब इस टाइम पीरियड पर श्रीलंका भी देखो महिंदा राजपक्षा की लीडरशिप में ये धीरे धीरे प्रो चाइना भी होते जाते हैं। इनकी ये इतने स्मार्ट और श्रूड पॉलिटिशियंस हैं, इनकी जो बैलेंस इस्टेब्लिश करने की पॉलिसी है ये अभी तक जाती नहीं है और दैट्स वाई ये चाइना को फिर अपने आप बुलाने लग जाते हैं। मीनवाइल चाइना 2013 में आप जानते हो जी जिनपिंग की लीडरशिप में आ जाता है और क्योंकि चाइना जी जिनपिंग की लीडरशिप में आ जाता है तो ये बोलते हैं कि भैया अब हम एक्सपेंशनिज्म करेंगे, हम अपना विस्तार करेंगे और दुनिया को ये बताएंगे दैट द टाइम फॉर चाइना हैज़ कम। और वो एक्सपेंशन कैसे आएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी से। ये अपना ट्रेड एक्सपेंशन करेंगे, अपने एसेट्स हर जगह बनाएंगे और इंडियन ओशन में ये एक पॉलिसी लाएंगे दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। ये आपने सुना होगा, एक माला की तरह, जैसे एक माला में मोती होते हैं ढेर सारे, वैसे आप इंडिया के आसपास जितने भी इंडिया का लैंडमास है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ नीचे अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ आइलैंड्स हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, तो इन सारे आइलैंड्स पर अपने पोर्ट्स बना दो बिल्कुल माला के मोती की तरह, पर्ल्स की तरह, और उसकी फिर आप लास्ट में एक स्ट्रिंग ड्रॉ कर पाओगे। अब इससे चाइना के एसेट्स इंडियन ओशन रीजन में इतने बढ़ जाएंगे कि इंडिया यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएगा फ्रीली, इंडिया घिर जाएगा चाइना से चारों तरफ से, एंड दैट्स व्हाई वी लूज आवर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। एक बार हमने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लूज कर दी तब चाइना आराम से हमारी कोस्ट लाइन को क्लेम कर सकता है, हमारे एसेट्स इंडियन ओशन में क्लेम कर सकता है और हमारे ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकता है। दैट वाज देयर प्लान। अब ये इसी प्लान को यहाँ पर आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। महिंदा राजपक्षा ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम पीरियड पर इंडिया को भगाते हैं, ऑल्दो इंडिया ने यहाँ पर बहुत हेल्प की है श्रीलंका को बहुत मैटर्स में। आप किसी भी मैटर में देखो, चाहे पॉलिटिकल, चाहे इकोनॉमिक, चाहे सोशल, चाहे साइंटिफिक या टेक्निकल, चाहे लीगल मैटर्स हो, चाहे इन्वायरमेंटल मैटर्स हो। हाँ, फिशिंग का इशू है बीच में फ्रिक्शन में, लेकिन उसके बावजूद वी हैव बीन वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स देम इन ऑल ऑफ दीज मैटर्स। एक एक करके मैं आपको बताऊं, देखो पॉलिटिकल मैटर्स में हमने अपनी नो हैंड्स डाउन पॉलिसी रखी, उसके बाद कभी इंटरफेयर नहीं किया लेसन सीखने के बाद।
साथ साथ इनके बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस, इनके बहुत सारे पॉलिटिशियन हमारे पार्लियामेंट में आकर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को सीख कर जाते हैं। इनके बहुत सारे एलिट्स को हम अपने यहाँ पर एजुकेट करते हैं। देखो, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप तो इसलिए है ही क्योंकि इनके बहुत सारे तमिल रेफ्यूजीज को हमने एब्जॉर्ब किया है, और आज भी ये बहुत सारे ऐसे तमिल रेफ्यूजीज हैं जो श्रीलंका में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं उनकी सिचुएशन धीरे धीरे सुधरती जा रही है। ये पहले रेफ्यूजी कैंप्स में रहते थे, अब ये कैंप्स पक्के कैंप्स बन गए, यहाँ पे पानी आ गया है, बिजली आ गई है, बहुत सारे केसेस में स्कूल्स खुल गए हैं, तो दैट्स वाई ये अब रेफ्यूजीज जाने के लिए तैयार नहीं है। एंड वी आर ऑल्सो नॉट दैट एडमेंट इन फोर्सिंग देम, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी आप जानते हो, अनलेस एंड अनटिल हम बहुत ज़्यादा असर्टिव हो जाएं, हम सबको अकोमोडेट करके ही चलते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक मैटर्स में हमने श्रीलंका की बहुत जगहों पे हेल्प की है। रिसेंट जो क्राइसिस आया उसके बाद भी हमने श्रीलंका को लाइंस ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किए। साथ साथ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बोला कि भैया रिटर्न गारंटी हम देते हैं, ये आपका लोन वापस कर देगा, लेकिन एटलीस्ट इनको आप लोन दे दो। रिटर्न गारंटी आपके लिए अगर कोई दूसरी कंट्री यहाँ पर दे रही हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और उस टाइम पीरियड पर, राजपक्षा के टाइम पर भी इकोनॉमिक ट्रेड लिंकेजेस हमारे थे काफ़ी अच्छे। ऑल्दो हमेशा इंडिया की ट्रेड लिंकेजेस में कुछ तो डिलेज होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, बट स्टिल वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट एज पर आर सिस्टम। आप जानते हो इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग में डिलेज होते हैं कंपेयर टू चाइना, तो उसके हिसाब से हम बेस्ट कर रहे थे। टेक्नोलॉजिकल लिंकेजेस हैं, हमने काफ़ी सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स में श्रीलंका की हेल्प की है सिविल वॉर के टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि सिविल वॉर में इनका काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया था, तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म्स में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज चाहिए होती, जो हमने प्रोवाइड की। लीगल स्फीयर्स में बहुत सारे हमारे लॉज हैं जिनसे श्रीलंका सीखता है। इन्वायरमेंटल स्फीयर में भी इनफैक्ट जो कैंडी के प्लांटेशंस हैं, जो इंडियन तमिल्स हैं, वहाँ पर मोदी जी बार बार गए हैं और उन्होंने इनफैक्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं लोगों के लिए, ताकि वो एक सेफ इन्वायरमेंट एंजॉय कर पाएँ। अभी देखो, इन्वायरमेंट की डिबेट अलग है, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, बट हमने अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स किए हैं बेसिक यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हुए, चाहे लोन्स हुए अलग अलग, चाहे एजुकेशन के एफर्ट्स हुए, जितनी भी सॉफ्ट पावर वाली चीज़ें हैं, जितनी भी इनकी डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं, उसमें इंडिया हैज़ बीन वेरी प्रोमिनेंट रोल इन साइड श्रीलंका। लेकिन उसके बावजूद राजपक्षा क्या करते हैं, यहाँ पर हम्बनतोता पोर्ट पर किसको बुला देते हैं, चाइना को, और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन जाते हैं। अब इससे इंडिया कंसर्न्ड होता है। अब देखो, राजपक्षा बहुत टाइम से पावर में थे, अर्ली 2000s में भी, फिर 2011-12 में भी, 13 में भी, जी जिनपिंग के टाइम पर, 14 में भी। तो अब इनके खिलाफ जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है वो गुस्से में आने लगती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप इसको समझ पाओगे। देखो, नो डाउट यहाँ सिविल वॉर किसकी वजह से खत्म हुआ, राजपक्षा की वजह से, वी एक्सेप्ट दैट। लेकिन हिस्ट्री में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, सिविल वॉर जब चल रहा हो तब आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक मजबूत नेता चाहिए होता है, लेकिन यही नेता आपके गले की हड्डी बन जाता है जब पीस की, शांति की सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि तब आपको पीस की सिचुएशन में आपको हार्ड पावर नहीं चाहिए, आपको ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो सबको बैठकर डंडे मारे, रादर आपको एक सॉफ्ट पावर वाला, एक सॉफ्ट स्किल्स वाला लीडर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर ब्रिटेन को जर्मनी से बहुत ढंग से लड़ाई करनी थी, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी जर्मन कंट्रोल में आ चुका था, नाजीज के कंट्रोल में। तो यहाँ पर इनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर मिला विंस्टन चर्चिल के फॉर्म में। अब विंस्टन चर्चिल ने वॉर जितवाया, लेकिन 1945-46 में जब दोबारा ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए तो लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की तरह इलेक्ट किया क्लीमेंट एटली को, जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर नहीं थे, रादर लेबर पार्टी के लीडर थे, ठीक है। ये इसलिए इन्होंने किया क्योंकि ये जानते थे कि अब विंस्टन चर्चिल जैसे कंजर्वेटिव पार्टी के स्ट्रॉन्ग लीडर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो डोमेस्टिकली कंसोलिडेट कर सके। एंड यही कुछ श्रीलंका में भी होता है। यहाँ राजपक्षे के खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट कंट्री में होने लग जाता है, एंड दैट्स वाई जब नए इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो राजपक्षा हार जाते हैं एंड न्यू गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन ये न्यू गवर्नमेंट अपनी पूरी मेजॉरिटी से नहीं बनती, ये राजपक्षा को हराने के लिए एक अलायंस तो करते हैं। इस अलायंस में लीडर्स होते हैं जैसे मैत्रीपाला सिरिसेन, ये मेन लीडर होते हैं, और ये अपना प्राइम मिनिस्टर रखते हैं रानिल विक्रमसिंघे को। रानिल विक्रमसिंघे अगेन एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है वहाँ के, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और इन्होंने श्रीलंका को बहुत सारे क्राइसिस से बाहर निकाला है।
इंक्लूडिंग द रीसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस, उनसे भी इनका काफ़ी रोल है उसमें श्रीलंकन्स को बाहर निकालने में। ऑल्दो श्रीलंकन्स ने रीसेंट मतलब शुरुआत के क्राइसिस में इन्हीं का घर जला दिया था, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो देखो मैत्रीपाला सिरिसेन जब आते हैं तो ये इतनी अच्छी लीडरशिप डिनोट नहीं कर पाते और इसलिए ये इस अलायंस को जोड़ के नहीं रख पाते। इनफैक्ट इनके दिमाग में डाउट्स लगा दिए जाते हैं कि विक्रम सिंघे आप ही को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपनी ही गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करने लग जाते हैं विक्रम सिंघे से जबरदस्ती टसल करने के चक्कर में। और दैट्स वाई आप देखो होता क्या है कि ये अलायंस बहुत जल्दी गिर जाता है। अब ये अलायंस गिर जाता है लेकिन ये अलायंस श्रीलंका की बहुत सारी वीकनेसेस को एक्सपोज करके जाता है, क्योंकि जब ये अलायंस पावर में होता है तब यहाँ पर एक मेजर टेररिस्ट अटैक होता है ईस्टर के टाइम पीरियड पर, और ये अटैक एक चर्च में होता है और ये आईएस ने करवाया होता है। इसको हम श्रीलंका की ईस्टर बॉम्बिंग कहते हैं। अब इसके बाद तो वैसे भी इस अलायंस का कोई चांस नहीं बनता, जैसे ही इलेक्शन होते हैं इसके बाद ये अलायंस हार जाता है, लेकिन सिक्योरिटी वीकनेसेस कहीं ना कहीं श्रीलंका की एक्सपोज हो जाती है। और दैट्स वाई आपको पता ही है अब इस अलायंस को या इस टाइप के पॉलिटिशियन को तो श्रीलंका वोट करेगा नहीं, तो अगेन हु दे विल वोट द ऑपोजिट पार्टी, दैट मीन्स द राजपक्षा फैमिली। अब राजपक्षा में महिंदा राजपक्षा इलेक्शन लड़ नहीं सकते। अब क्यों? क्योंकि उनके ऊपर तो बहुत सारे वॉर क्राइम्स के चार्जेस लगे हुए। यूनाइटेड नेशंस अलग श्रीलंका के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि सिविल वॉर पीरियड के टाइम पर जब सिविल वॉर चल रहा था और राजपक्षा महिंदा राजपक्षा यहाँ पर लड़ रहे थे, तब उन्होंने बहुत सारी ऐसी अट्रॉसिटीज की थी लोगों के ऊपर। देखो जब भी सिविल वॉर को जीतना होता है तो ऐसी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है और जो भी करता है डेफिनेटली उसको सजा जरूर मिलती है। यहाँ देखो ये जाफना का पूरा पेनिनसुला था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलटीटी के इंसर्जेंट्स नहीं रहते थे, यहाँ पे बहुत सारे इनोसेंट बच्चे थे, महिलाएं थी। बहुत सारे केसेस में इनोसेंट्स को जिंदा ग्रेव में गाड़ दिया गया। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां पर बहुत लोगों को उनकी कब्रें बनाई गई, उनको जबरदस्ती शूट किया गया, बिना मतलब के लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जाकर शूट कर दिया। तो इतने सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए कि दुनिया यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉक में आ गई कि श्रीलंका वॉर तो जीतना चाहता है लेकिन भैया कर क्या रहा है वॉर जीतने के लिए, ये भी तो देखो। दैट्स वाई यूनाइटेड नेशंस और पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स काउंसिल यहाँ पर तब से ही श्रीलंका के ऊपर पर्टिकुलरली राजपक्षे फैमिली के ऊपर पीछे पड़ा हुआ है। बार बार ये रेजोल्यूशंस पास करते हैं और इंडिया को भी प्रेशर डालते हैं कि इंडिया इन रेजोल्यूशंस के पॉजिटिव में वोट करो। अब इंडिया के लिए एक डिलेमा आ जाता है, क्योंकि अगर इंडिया वोट करेगा तो इंडिया के पास भी तो कश्मीर है, मोर ओवर कश्मीर छोड़ो, लेकिन हाँ इंडिया अगर वोट करेगा तो श्रीलंका को ऐसा इंप्रेशन जाएगा दैट वी आर इंटरफेयरिंग, और हम ऐसा इंप्रेशन देना नहीं चाहते। आप जानते हो क्यों नहीं देना चाहते, और फिर हमारे श्रीलंका के साथ जो स्ट्रैटेजिक टाइज हैं वो भी तो इम्पैक्ट होंगे, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। उसके बावजूद अगर इंडिया यहाँ पर वोट नहीं करता रेजोल्यूशन के फेवर में, इंडिया बैकआउट कर जाता है, जो कि इंडिया ने किया भी है कुछ टाइम पीरियड में, लेकिन इन दैट केस जो ग्लोबल लेवल के यूनाइटेड नेशंस वगैरह हैं वो इंडिया को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि तुम बस ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात करते हो, गांधी जी नेहरू जी की बात करते हो, करते कुछ नहीं हो तुम, होता जाता तुमसे कुछ नहीं है। सो दैट्स वाई इंडिया के लिए डिलेमा आता है। अब यहाँ ये सारी चीजें महिंदा राजपक्षा पे इम्पैक्ट डालती हैं, तो महिंदा राजपक्षा एक हो जाते हैं क्रिमिनल। दैट्स वाई वो तो अब इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो वो अपने एक इनएक्सपीरियंस्ड भाई को पावर में बिठा देते हैं, ठीक है। एंड ही वाज कॉल्ड एज गोटाबाया राजपक्षा, नाम अगेन आपने सुना होगा कुछ सालों में न्यूज में। अब ये एक सीजन्ड पॉलिटिशियन अगेन नहीं है, आप जानते हो। अब इस टाइम पीरियड पर आते आते एक और चीज श्रीलंका को हिट करती है, एंड दैट वाज कोविड। कोविड ने हर जगह लॉकडाउन लगवाए। अब लॉकडाउन में कोई टूरिज्म, कोई घूमने फिरने तो जाएगा नहीं, तो अगेन श्रीलंका की जो इकोनॉमी जो काफी हद तक टूरिज्म पर बेस्ड थी, इस लैटिट्यूड की काफी सारी इकोनॉमीज, इनफैक्ट मालदीव्स हुआ, हर कोई टूरिज्म पर बेस्ड है यार, तो इनका भी टूरिज्म इम्पैक्ट होगा। अब इनको पैसा कमाने लग जाएगा, ये इकोनॉमिकली वीक होने लग जाएंगे। अब यहाँ उस टाइम पीरियड पर गोटाबाया पावर में होते होते कुछ ब्लंडर्स कर देते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे पूरे देश में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ही चलेंगे, सिंथेटिक फर्टिलाइजर चलेंगे ही नहीं। अब जैसे ही ये बोलते हैं ऐसा, तो फर्टिलाइजर की एंट्री कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स रुक जाते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर के। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से कितनी यील्ड अपनी मेंटेन कर लोगे भैया, तुम्हारी यील्ड डाउन जानी है, तो इनकी जो एग्री यील्ड थी वो डाउन होने लग गई। अब जब इनकी एग्री यील्ड डाउन होगी तो आप जानते हो कहीं भी इंडिया श्रीलंका में एग्री यील्ड खत्म होगी, एग्रीकल्चर थोड़ा इंपैक्ट होगा, तो उससे इकोनॉमी वाइड इंपैक्ट पड़ता है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जब इकोनॉमी वाइड इंपैक्ट पड़ेगा तो आपके यहाँ पर जो आपका पैसा है
वो कम होने लगेगा, गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कम होने लगेंगे, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्राइसिस भी कहीं ना कहीं हो सकता है। अब इस टाइम पीरियड पर थोड़ा सा फ्यूल भी महंगा हो गया तो आग में घी डल गया, और अब श्रीलंकन्स के पास क्रूड ऑयल, कच्चा तेल मंगाने तक का पैसा नहीं रहा। बिल्कुल वैसी सिचुएशन हो गई जैसे हमारे यहाँ पर 1990s में थी। इनफैक्ट यहाँ पर इनके पॉलिटिशियंस ने कुछ भी उस टाइम पर एक मेजर स्टेप नहीं लिया। इंडिया के पास जब ऐसा क्राइसिस आया था, इंडिया ने एक मेजर स्टेप लिया था, एंड दैट वाज आवर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी, दैट वाज एलपीजी रिफॉर्म्स। लेकिन इन्होंने, इनकी मति उस टाइम पर नहीं खुली सही टाइम पर, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर क्राइसिस से रुकने के लिए, तो इन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स नहीं किए। रादर श्रीलंकन इकोनॉमी को लोग एक्सपोज किए जा रहे थे कि देखो तुम्हारे यहाँ पर इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स करके अपने पब्लिक सेक्टर की प्रेजेंस को बहुत कम कर दिया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट होता है बॉस, इनको नौकरी जाने का डर नहीं होता, ये बस 9 to 5 जॉब करते हैं। लेकिन श्रीलंका में पब्लिक सेक्टर पर कभी भी इतनी कड़ी एक्शन ली ही नहीं गई। अभी भी इनके इकोनॉमी में 2020-21 तक भी पब्लिक सेक्टर का एक मेजर प्रेजेंस था, और बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे जो सरकार का पैसा तो खाते थे, लोगों से टैक्सेशन का पैसा तो चूसते थे, लेकिन रिटर्न में कुछ ऑफर नहीं करते थे। दैट्स व्हाई आप देखो ये क्राइसिस में श्रीलंका अपने आप को सेल नहीं कर पाया, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, पब्लिक सेक्टर की प्रेजेंस इतनी ज्यादा है। दैट्स व्हाई क्राइसिस आया, और ये क्राइसिस श्रीलंका को अपने साथ डुबा ले गया। देखो जब इंडिया के ऊपर 1990s में ऐसा क्राइसिस था, तो एलपीजी रिफॉर्म्स के पहले हमने क्या किया, हमने अलग अलग देशों से बात की और ब्रिटेन से भी बात की, और ब्रिटेन को बोला कि देखो हमारे यहाँ इंडिया में सोना बहुत ज्यादा है, इंडिया वैसे भी सोने की चिड़िया है हमेशा से, अभी भी आप देखो बन रहे हैं दोबारा, तो हमारे पास इतना सारा गोल्ड था, हमने इसको प्लेज किया ब्रिटेन की बैंक में कि भैया ये गोल्ड तुम रख लो, हमको नहीं चाहिए, लेकिन रिटर्न में हमें पैसा दो, ढेर सारे डॉलर दो, जिससे हम लोगों का जो कर्जा है उसको चुकाएं। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का कर्जा नहीं चुकाते, आप खुद प्रॉब्लम में हो, उसके बावजूद आपको कर्जा चुकाना होता है। अगर नहीं चुकाओगे, अगर आप डेट में डिफॉल्ट करोगे, अगर पेमेंट नहीं दोगे टाइम पर लोन की लोगों को, तब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो वर्ल्ड की एजेंसीज है जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आपको पैसा नहीं देंगे, बोलेंगे तुम तो पैसा वापस करते ही नहीं हो। जितने आपके फ्रेंड्स हैं आपसे हाथ उठा लेंगे। कभी आपने किया होगा किसी दोस्त से उधार मांगा और उसको टाइम पर दिया नहीं, भाई साहब 20,000 दे दो, 20 दिन बाद लौटा दूंगा, पता पड़ा 6 महीने हो गए आपने उसको लौटाया नहीं, क्या वो इंसान दोबारा आपके ऊपर कभी ट्रस्ट करेगा? चलो ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे, 100-200 फ्रेंड्स, इंटरनेशनल लेवल पर आपको हेल्प करने वाली कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस लिमिटेड है। अगर उनके साथ गेम खेलोगे वो आपको कभी छोड़ेंगे ही नहीं, आपको कभी यहाँ पर वो दोबारा कभी हेल्प करेंगे ही नहीं। एंड दैट हैपेंड विद श्रीलंका। श्रीलंका ने डेट डिफॉल्ट किया और उसके बाद इनको कोई पैसा देने को तैयार नहीं, और ये फिर बैठे हैं अपनी पूरी ठप इकोनॉमी को लिए। इनके पेट्रोल पंप्स में लंबी लंबी लाइनें लग रही है लोगों की, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और इंपोर्ट नहीं कर पा रही श्रीलंका की सरकार, तो पेट्रोल यहाँ पर पेट्रोल पंप्स पे है ही नहीं और लोग पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगा के बैठे हैं। दैट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर श्रीलंका को याद आती है चाइना की, क्योंकि शी जिनपिंग ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन चाइना खुद यहाँ पर इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड तक हम्बन तोता का ये जो पोर्ट है इसको 99 ईयर्स की लीज पर चाइना को चढ़ा दिया जाता है। यहाँ कोई ट्रेड नहीं होना था, वैसे भी इसकी जो पोर्ट की कैपेसिटी थी वो उतनी थी नहीं, ये वैसे भी हमेशा से वाइट एलिफेंट ही था ये प्रोजेक्ट, जबरदस्ती इसको बनाया इतना पैसा खर्चा करके। अब श्रीलंकन सरकार के पास पैसा तो था नहीं चाइना को देने के लिए, दोबारा कर्जा चुकाने के लिए, तो इन्होंने इस पोर्ट की 99 ईयर्स की लीज जो थी वो पहले ही चाइना को दे रखी थी। अब उसके बावजूद यहाँ चाइना इस प्रॉपर्टी को ऑपरेट कर रहा है, मस्त यहाँ पे बैठा है। डिस्पाइट दैट आप देखो श्रीलंका की इकोनॉमी में ऐसा कुछ था ही नहीं कि ये चाइना को पे बैक कर पाए, चाइना को फायदा दे पाए। एंड दैट्स वाई चाइना, क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म्स नहीं किए ना, दैट्स वाई चाइना वाज गेटिंग मोर एंड मोर इम्पेशेंट। अब ये जब क्राइसिस आ गया इतना और श्रीलंकन मदद मांगने लग गए, दोबारा हाथ फैलाने लग गए, तो चाइना और इम्पेशेंट हो गया। तो चाइना ने यहाँ पर इनिशियली रिफ्यूज कर दिया, इनिशियली इन्होंने मना कर दिया था कि हम हेल्प नहीं करने वाले, ठीक है हम तुमको बड़े बड़े वादे कर रहे थे, खुद ही यहाँ पर इस क्राइसिस से निपटो। इंडिया ने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखी, एक मौका देखा। ऐसा कहा जाता है हमेशा आपदा में अवसर होता है, तो हमने आपदा में अवसर ढूंढा, हमने डिसाइड किया ठीक है भैया इनका क्राइसिस है, हम अभी हेल्प करने आ जाते हैं।
तो हमने श्रीलंका को बोला कि ठीक है, हम तुम्हें लाइंस ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब कुछ पैसा दे रहे हैं, इसको यूटिलाइज करके इमीडिएटली क्राइसिस से बाहर निकलो। दूसरी बात, तुमको कर्जा चाहिए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को रिटर्न में गारंटी दे रहे हैं कि तुम इनको पैसा वापस करोगे। IMF, क्योंकि हम IMF के एक बहुत ही सिक्योर्ड और ट्रस्टेड लेंडर हैं, बहुत बार हमने IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है और उसको टाइम पे चुकता किया। दैट्स वाई इंडिया की क्रेडिबिलिटी फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज्यादा है। तो हमने यहाँ IMF को ऐसा बोला, माई बाप इनकी मदद कर दो। हमारे कहने पर IMF ने इनकी मदद भी कर दी। धीरे धीरे ये क्राइसिस से बाहर निकलने लगे, और जब ये क्राइसिस से बाहर निकलने लगे तब ये इंडिया को अब एक अलग नजरिए से देखने लगे। इंडिया के लिए इनका जो माइंडसेट था, जो पर्सपेक्टिव था, जो लिट्टे के टाइम से एक ही तरीके का था, वो अब चेंज होने लगा, उसमें बदलाव होने लगा, और उसका फायदा भी इंडिया को मिला है। देखो, चाइनीज प्रेशर आज भी श्रीलंका के पास बहुत है, क्योंकि श्रीलंका का हमबंद होता पोर्ट ही चाइनीज के पास है, तो श्रीलंका आज भी इनके ऊपर प्रेशर डालता है। यहाँ पर अपने जहाज के वेसल्स ले जाएगा, अपने रिसर्च वेसल्स, और फिर यहाँ पर श्रीलंका की कोस्ट में आकर बहुत महीनों तक बैठ जाएगा। अब इंडिया बोलेगा कि हमारा जो इंडियन लैंडमास है वो बहुत पास में है, हमारे इसरो के एसेट्स यहाँ श्रीहरिकोटा में बेस्ड है, आंध्रा में, तो अब आप यहाँ पर बैठे हो, आप हमारी स्पेस एक्टिविटीज पर, हमारी डिफेंस, हर तरीके की एक्टिविटी पर नजर रखोगे। ये क्या बात हुई? हम तुम्हारे साउथ चाइना सी में जरा सा आते हैं, चाइना को इतनी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इंडिया जब रिसर्च वेसल्स पर कंसर्न्स रेज करता है, तो उस टाइम पीरियड पर श्रीलंका के लिए एक बहुत टाइट सिचुएशन होती है। एक तरफ चाइना है, बहुत ही पावरफुल नेबर, और एक तरफ इंडिया है जो जस्ट यहाँ बगल में बैठा है, जिसके कंसर्न्स लेजिटिमेट हैं। तो यहाँ श्रीलंका को बैलेंस करने में दिक्कत होती है। एक और चीज है यहाँ पे, देखो इनका माइंडसेट हमारे लिए चेंज हुआ, तो उसका फायदा हमें मिला है। हमने क्या किया है, यहाँ पर कोलंबो है, अब कोलंबो टर्मिनल पोर्ट में हमेशा हमें एक हिस्सा चाहिए होता था, लेकिन यहाँ इस हिस्से के लिए चाइना प्रेशर डाल रहा था। तो हमने क्या किया, जोड़ तोड़ के, आप कान यहाँ से पकड़ो, घुमा के पकड़ो, बात एक ही होती है। दैट्स वाई हमने क्या किया, अडानीज को यहाँ पर प्रेजेंस दे दी कोलंबो टर्मिनल पोर्ट को डेवलप करने के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट को ना सही, लेकिन हमारी कंपनी को तो चलो प्रेजेंस मिल गई, तो वी वर सेटिस्फाइड फर्दर। तो इस टाइप से देखो, जो रिलेशनशिप है उसमें श्रीलंका के लिए एक टाइट रोप वॉक है चाइना और इंडिया के बीच में। इंडिया के भी कंसर्न्स हैं, और धीरे धीरे हमें श्रीलंका को और अपनी साइड पर करना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम ऐसा नहीं कर पाते, तब तक आप देखो, इतनी मदद करने के बावजूद जब भी हमारे फिशरमैन यहाँ पहुंच जाते हैं कच्छद्वीप में, तब श्रीलंकन नेवी उनको शूट कर देती है। बहुत बार हमारे फिशरमैन मर जाते हैं। दैट इज द कंसर्न, नहीं कि आप किसी कंट्री की इतनी हेल्प करो, उसके बावजूद वो आपको रिटर्न में क्या देते हैं, आपके सिटीजन्स को ही मार देते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने एक मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। अब ये मैरीटाइम बाउंड्री ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लियरली लिखा होता है समुद्र में कि ये तेरा पानी है, ये मेरा पानी है। ऑफकोर्स इसको क्रॉस करने में बहुत बार फिशरमैन को पता भी नहीं होता कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में श्रीलंकन वाटर्स की तरफ जा रहे हैं। सो दैट इज द मेजर कंसर्न। अब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? देखो, इंडिया को अपनी पॉलिसी में बहुत क्लैरिटी रखनी पड़ेगी रिगार्डिंग श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका ये बैलेंस बहुत टाइम से खेलता आ रहा है। क्लैरिटी इस चीज की कि अगर हम इनकी हेल्प करते हैं तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, राइट? दैट शुड बी वेरी क्लियर, और इसको हमें बहुत एक्सप्रेसिव होकर एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट दैट, हमें कुछ ऐसे रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा जो कि न्यूट्रल हो टू दी पॉलिटिकल पावर्स देयर। देखो, पूरे साउथ एशिया में आज के टाइम पीरियड पर इंडिया आउट वर्सेस इंडिया इन चल रहा है। इंडियन ओशन में हमारी प्रेजेंस है, लेकिन यहाँ हम चाइना आउट नहीं चला पा रहे, रादर हमारे लिए ही इंडिया आउट वर्सेस इंडिया इन है। मालदीव्स में आपने देखा, इंडिया आउट कैंपेन पर ही उठकर प्रेसिडेंट मुइज़ू अपनी पावर में आ गए और प्रेसिडेंट बन गए। ऐसे ही बांग्लादेश में आज के टाइम पीरियड पर इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है, और इनके कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो कि इंडिया इन चाहते हैं, मतलब इंडिया को फेवर करते हैं। लेकिन आइदर केस में आप देखो, इंडिया मेजर कंट्रोवर्सीज में रहा है। इनसे डील करने के लिए जो पॉलिटिशियंस आपके खिलाफ है, धीरे धीरे उनको भी आपको अपनी तरफ न्यूट्रल करना पड़ेगा। और न्यूट्रल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पैसा दो, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दो। अब आप बोलोगे मैडम चाइना जितना हमारे पास पैसा नहीं है, सही बात है, लेकिन चाइना का जो डेवलपमेंट पाथ है ना, दैट इज डिफरेंट। देखो, चाइना किस तरीके का डेवलपमेंट करवाता है, किस तरीके का असिस्टेंस देता है। इनको पैसा फेंक देगा, इनके यहाँ पर इंजीनियर्स ले आएगा, और फिर बड़े बड़े रोड्स और रेलवे ब्रिजेस ले आएगा। अब यहाँ बात यह है कि ये गरीब लोग हैं, साउथ एशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आप इतनी रोडें बना दोगे, इन पे चलाएगा कौन? गाड़ियां कौन चलाएगा भाई साहब? टोल कौन भरेगा? ये खाली पड़ी रहती हैं। दैट्स वाई चाइना की पॉलिसी में एक प्रॉब्लम है।
जो साफ साफ नजर आती है, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज और असिस्टेंस रही है साउथ एशिया में, अफ्रीका में, वो बॉटम अप अप्रोच में रही है। हम यहाँ पर पैसा नहीं फेंकते ज़्यादा, हम बड़े बड़े इंजीनियर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ढेर सारा माल मसाला लाकर खड़े नहीं कर देते प्रोजेक्ट। हम इन कंट्रीज को बोलते हैं तुम्हारी प्रायोरिटी बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा, तुम्हारे यहाँ डॉक्टर कम है, हम तुम्हारे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे देते हैं। तुम्हारे यहाँ अगर डॉक्टर्स कम हैं तो हम ई संजीवनी पोर्टल के थ्रू अपने डॉक्टर्स से तुम्हारा इलाज करवा देते हैं। तुम्हारे यहाँ स्कूल की प्रॉब्लम है, हम तुम्हारे यहाँ पर स्कूल ही बनवा देते हैं। अच्छा, स्कूल नहीं बन सकता इस जगह पे, एक काम करते हैं, हमारे पास हमारा स्वयं इनिशिएटिव है, उससे तुम्हारे बच्चे को हम ही पढ़ा देंगे। दैट इज द अप्रोच विच इंडिया फॉलोज एंड दैट्स व्हाई इस अप्रोच से लोग बहुत खुश होते हैं। देखो, इसी अप्रोच की वजह से अफगानिस्तानी लोगों में भी हमारी जो गुडविल है ना वो बहुत स्ट्रांग है। यही सेम अप्रोच हम वहाँ भी अप्लाई करके, इवन आप देखो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, हम तालिबान के शुरुआत से खिलाफ थे, तब भी ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते बिकॉज ऑफ दिस गुडविल। तो ये गुडविल हमें श्रीलंका में हमने डेवलप किए, लेकिन अभी और ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी और यहाँ नए नए ऐसे इनोवेशंस ढूंढने पड़ेंगे। क्या ऐसे इनोवेशन हो सकते हैं जो बिना पैसा फेंके इंडिया को एक लेवरेज दे दे चाइना के ऊपर, और ये पॉसिबल है क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, ये ज़्यादा पास में है कंपेयर टू चाइना। म्यांमार तो छोड़ो, म्यांमार अलग बात है, बट हाँ ओवरऑल ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम श्रीलंका के ज़्यादा पास में हैं कंपेयर टू द चाइनीज़। तो हम इनोवेशंस ढूंढ सकते हैं, बस उस तरीके की रिसर्च चाहिए, उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन चाहिए जल्दी जल्दी पॉलिसीज़ की तरफ। दैट इज नंबर 1। सेकेंड इज डिफेंस में इनके साथ रिलेशनशिप को हमेशा मेंटेन कीजिए, एक कंसिस्टेंसी रखिए डिफेंस के रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टीज को यहाँ इनवाइट कीजिए। एक टाइम था यहाँ श्रीलंका में जब हम यूएस की एंट्री से बहुत परेशान थे, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर यूएस, इंडिया और जापान जैसी कंट्रीज को मिलकर यहाँ श्रीलंका को डिफेंस में स्ट्रॉन्ग करना होगा और इनको ऐसी सप्लाईज देनी होगी कि ये यहाँ पर हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन दी चाइनीज। ये हमको करना पड़ेगा। क्वाड के जितने मेंबर्स हैं, यूएस, इंडिया, जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये सारे यहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आपको यूएस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, यूएस को हिपोक्राइट बोलते हैं लोग वर्ल्ड स्फीयर में, ठीक है, आप इस पर बिलीव मत करो, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया पे तो कर सकते हो, जापान तो कर सकते हो। तो यहाँ आप इस टाइप के प्रोजेक्ट्स, चाहे डिफेंस के स्फीयर में चाहे स्ट्रेटेजिक स्फीयर में, वो आप श्रीलंका में लाइए जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये मेरी तरफ से है टेक अवे। बाकी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप तो है ही। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब पीपल। थैंक यू सो मच।